साथियों जय हिंद। आइए इस क्लास में मौर्य साम्राज्य की चर्चा की जाए। मित्रों, मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का प्रथम महान साम्राज्य के रूप में जाना जाता है। इस मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार अखिल भारतीय महासंघ का गठन किया, अखिल भारतीय महासाम्राज्य का गठन किया। मित्रों, मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक बिंदुसार को माना जाता है। बिंदुसार का कोई बहुत बड़ा ऐतिहासिक योगदान नहीं मिलता। हाँ, बिंदुसार के पुत्र अशोक को जो है भारत के इतिहास में अशोक महान के रूप में जाना जाता है। आइए इस क्लास में अशोक महान की चर्चा हो। साथियों, अशोक महान का जो राज्याभिषेक है वो 269 ईसा पूर्व में माना जाता है। मित्रों देखिए, हम आपको राज्याभिषेक की बात को पीछे छोड़ के थोड़ा सा और चर्चा कर लें। देखिए मित्रों, ऐसा माना जाता है 273 ईसा पूर्व में, ध्यान देंगे, बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक गद्दी पर नहीं बैठा। 4 वर्ष उसको जो है अपने, चाहे गृह युद्धों में चाहे और कोई बात रही हो, लगा, और उसके बाद 269 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक मौर्य की गद्दी पर आसीन हुआ, गद्दी पर बैठा। अब उसने अपने पिता की द्वारा या अपने बाबा या अपने दादा द्वारा दी गई संपत्ति या साम्राज्य की जो है सुरक्षा करने का जो है काम शुरू किया। इसी कड़ी में उसने लगभग पूरे भारत को जीतने का प्रयास किया। तो ऐसा माना जाता है कि उसने उत्तरापट, उसका जो उत्तरापट था, एक साम्राज्य, एक प्रांत था, उसकी राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला थी। और दक्षिण में दक्षिणापट, जिसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी, और पूर्व में पाटलिपुत्र और पश्चिम में सौराष्ट्र मतलब गुजरात तक उसका शासन था। अखिल भारतीय स्वरूप की स्थापना किसने की? अशोक महान ने। मित्रों आइए, अब अशोक महान की इस जो विस्तारवादी नीति थी उसमें जो है हुआ क्या, एक छोटी सी अड़चन आई, एक युद्ध हुआ, ऐतिहासिक युद्ध हुआ, उसे कहा जाता है मित्रों कलिंग का युद्ध। 261 ईसा पूर्व में अशोक कलिंग का युद्ध लड़ा। मित्रों ऐसा माना जाता है कि अशोक ने कलिंग के युद्ध में लगभग 1.5 लाख लोग की हत्या की और उतने ही लोग बंदी बनाए गए। मित्रों, युद्ध की विभीषिका को देखकर अशोक का हृदय जो है द्रवित हुआ, परिवर्तित हो गया। किसी की भुजा कटी थी, किसी का सर कटा था, किसी का पैर कटा था। खून से लथपथ धरा को देखकर सम्राट अशोक का दिल दहल गया और कई दिनों तक या कई रातों तक वह असहज महसूस किया, सोया नहीं। और ऐसा यह भी माना जाता है कि इस स्थिति में उसने उपगुप्त नाम के एक बौद्ध भिक्षु से दीक्षा ली और बौद्ध से दीक्षा लेने के बाद वहीं से उसने अपनी युद्ध विजय की नीति को त्याग कर धर्म विजय की नीति अपनाई। ये तो अशोक के जीवन की एक महत्वपूर्ण जानकारी हो गई। साथियों, ऐसा माना जाता है कि अशोक का जो उसका एक जो विस्तारवादी दृष्टिकोण था वो कहां से कहां तक, अशोक ने श्रीनगर, कश्मीर में श्रीनगर और नेपाल में देवी पत्तन नगर बसाया था या नगर का की स्थापना की थी। अब आप देखिए अशोक के राज्य में, मित्रों अशोक के राज्य में उत्तर भारत, पूरी तरह से पूरा उत्तर भारत और कश्मीर, नेपाल, अफगानिस्तान, बंगाल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, आप देख रहे हैं कि लगभग अखंड भारत का स्वरूप को आच्छादित किया किसने? सम्राट अशोक ने। अभी भारत के ही कुछ प्रांत थे जिस पर अशोक ने अपनी विजय नहीं कर पाई। वो कौन कौन से राज्य के जो बाहर थे? चोलों पर अधिकार नहीं कर पाया था अशोक ने, चेर पर नहीं कर पाया, पांड पर नहीं कर पाया, और सतीपुत्र पर, ये यानी सुदूर दक्षिण के प्रांत थे, इनको अशोक नहीं जीत पाया। मित्रों फिर भी एक तरह से देखा जाए तो एक विशाल साम्राज्य की स्थापना अशोक करने के बाद कलिंग का युद्ध हुआ और वहीं से उसने अपनी धर्म विजय की नीति को प्रारंभ किया और युद्ध विजय की नीति को त्याग दिया। मित्रों ये महान शासक, वैसे आपको बताना चाहेंगे अशोक को अशोक महान कहने के पीछे उसका जो साम्राज्य था, उसका संगठन था, चाहे धार्मिक व्यवस्था रही हो, चाहे आर्थिक व्यवस्था रही हो, चाहे राजनीतिक व्यवस्था रही हो, हर स्टेप पे एक
एक टॉप क्लास के साम्राज्य की स्थापना करने का काम अशोक ने कहा। यूं ही उसे अशोक महान नहीं कहा जाता मित्रों। देखिए हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। उसका संगठित शासन तंत्र था। एक आपको ये भी हम बताना चाहेंगे, इसके पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने एक सुव्यवस्थित साम्राज्य की स्थापना की थी और इसी को और आगे बढ़ाने का काम अशोक ने कर दिया। और एक संगठित जिसमें न्याय व्यवस्था, स्टैंडर्ड क्लास की न्याय व्यवस्था, सैनिक शासन, प्रशासन और यहाँ तक कि गुप्तचर, गूढ़ पुरुष, ये सब एकदम से व्यवस्थित तरीके से अशोक ने गठन इनका संगठन निर्धारित किया। एक स्टेप बाय स्टेप सबको जो है व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का काम अशोक ने किया। मित्रों ज्यादातर मात्रा में भी चर्चा होगी। ज्यादातर मात्रा में अशोक का साम्राज्य क्या था? सुखी था, लोग संपन्न थे, बंद अर्थव्यवस्था थी। मित्रों आर्थिक जीवन में देखिए कृषि प्रधान जो है समाज था। निश्चित रूप से क्लोज इकोनॉमिक की वजह से सारी चीजें उपलब्ध थी और ज्यादातर सामग्रियां किसानों के यहाँ हो जाती थी और लोग संतुष्ट बहुत थे। और मित्रों व्यापार अंतरराष्ट्रीय व्यापार का विशेष उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन आंतरिक व्यापार का बहुत बड़ा नेटवर्क था, एक बहुत बड़ा जाल था अशोक के साम्राज्य में। और इसके साथ साथ लघु उद्योग, ये इकोनॉमिक को एक आधार प्रदान करने के लिए ये सब बातें जो आवश्यक थी। खुशहाल जीवन लोगों का था। साथियों अब थोड़ा सा धार्मिक जीवन पे चर्चा हो जाए। देखिए वैसे चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म से को मानने वाला था, ऐसा हमने आपसे चर्चा की थी। बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था। अब अशोक का प्रश्न आता है। ऐसा माना जाता है कि प्रारंभ में अशोक जो है शैव संप्रदाय से संबंधित था, रिलेटेड था, लेकिन अभी हमने बताया कलिंग के युद्ध के बाद अशोक क्या हो गया? बौद्ध धर्म को मानने वाला हो गया। और उसने जो है उसके शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ पे हुआ? वो हुआ पाटलिपुत्र में। तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ कब? तृतीय बौद्ध संगीत अशोक के शासन काल में मित्रों। और यहाँ तक कि अशोक जो है ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा और तमाम दरबारियों को जो उनके घनिष्ठ थे उन लोगों को भारत के बाहर धर्म के प्रचार के लिए भेजा। इसी कड़ी में उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका कहाँ पे भेजा था प्रचार और प्रसार के लिए। साथियों अब आइए अशोक के जीवन की हम एक अन्य बड़ी घटना पे चर्चा करें। अशोक विजेता ही नहीं था, उसने स्वयं का धर्म भी चलाया था जो सर्वधर्म संभाव पे था, माता पिता की सेवा पे था। एक स्टैंडर्ड क्लास का मानवीय धर्म चलाने का काम किया था। उसको कहा क्या था? अशोक का धर्म। यद्यपि बहुत सफल नहीं हुआ, लेकिन हाँ एक कल्पना की थी अशोक ने, एक महान धर्म को चलाने का एक प्रयास किया था। यद्यपि प्रयास करने में कोई बात नहीं होती, लेकिन हाँ उसने उसके धर्म में सारे धर्मों की खूबियां अच्छाइयां मौजूद थी। मित्रों अशोक का धर्म। अब देखिए अशोक को जाना, मुख्यतः अशोक को जाना किस रूप में जाता है? अशोक को जानने के पीछे अशोक के अभिलेख, इसके जो है अभिलेख जो है वो 3 तरह के थे। एक शिलालेख थे, बड़े से पत्थर को जो है उसी पे जो है वो अपने राज्य आदेश को खुदवा देता था। और शिलालेख को अध्ययन की सुविधा के आधार पर 2 भागों में बांटने का प्रयास किया गया, दीर्घ शिलालेख और लघु शिलालेख। इसी तरह से स्तंभ लेख, खंभों को जो है एकाश्म खंभों को जो है चुनार से जो है बलुआ, लाल बलुआ पत्थर को ले जाकर उस पर जो है स्तंभ लेख खुदवाया गया। इसमें लघु स्तंभ लेख और दीर्घ स्तंभ लेख। और मित्रों उसके साम्राज्य में गुहा लेख का, गुफाओं में पत्थरों को काट काट के वहां पे गुहा लेख बनाने का काम किया जाता था, इसे गुहा लेख कहा गया। यह भी अशोक के साम्राज्य की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मित्रों वो अपने पूरे राज्य को जो है केंद्र, प्रांतों में, मंडल में, विषय में, स्थानीय में, द्रोणमुख में, संग्रह में और ग्रामीणी, यानी शासन के विकेंद्रीकरण का जो है स्पष्ट उल्लेख कहाँ मिलता है? मौर्य साम्राज्य में मिलता है। यानी शासन को छोटे छोटे टुकड़ों में करके एक संगठित शासन तंत्र चलाने का काम अशोक ने किया था। साथियों तो इस तरह से आप देखेंगे कि सम्राट अशोक को सम्राट अशोक महान क्यों कहा जाता है? उसके संगठित शासन तंत्र को लेकर, उसके जो है जनता को अधिकतम मात्रा में खुशहाली को लेकर, यूं नहीं बल्कि एक व्यवस्थित तरीके से, हमने कहा न्यायिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, सारे पहलुओं पर अशोक ने एक बहुत ही चुनिंदा साम्राज्य की स्थापना की थी। इसीलिए अशोक को अशोक महान कहा जाता है। जय हिंद साथियों।